हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल देख चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रांच के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये ब्रांच अकाउंट समझ में नहीं आता, लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो ये मेरी गारंटी है आपको कि आपको ब्रांच अकाउंट बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम सीधा सीधा टॉपिक को पढ़ाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में क्या बात करने वाले हैं वो पहले हम समझ लेते हैं। आज हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे ब्रांच का, ब्रांच के टाइप समझेंगे, और आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ब्रांच अकाउंट का। ठीक है, क्या होता है करके, कैसे बनाते हैं करके, ये पूरी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। एकदम बेसिक से लेके लास्ट तक जाएंगे हम और पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए, ये बहुत सारी हो गई हमारी बातें, अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किसके बारे में, ब्रांच के बारे में, कि ब्रांच क्या होता है। तो कभी आपने ब्रांच वर्ड सुने होंगे। नॉर्मली ये वर्ड जो ब्रांच अकाउंट आप सुनते हो वो कहाँ सुनते हो? बैंकों में। किसमें सुनते हो? बैंकों में। जैसे बैंक में क्या होता है, कोई बोलता है एसबीआई बैंक, एसबीआई ब्रांच गया था। जैसे कि हमारे यहाँ एसबीआई की जो ब्रांच है वो है आमगांव ब्रांच, तो मैंने बोल लिया एसबीआई आमगांव ब्रांच। तो ये आपने ब्रांच वर्ड सुने हो, ठीक है। कभी आपने एक और वर्ड सुने हो क्या? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। तो यहां पर दो टर्म्स आपको समझना पड़ेगा। एक किसको समझना है आपको? हेड ऑफिस को समझना है, और दूसरा टर्म क्या समझना है? ब्रांच समझना है। जो मेन होता है वो कौन है? आपका हेड ऑफिस, और जो उसके लिए काम करता है वो क्या होता है? ब्रांच। जैसे मान के चलो हमारी क्लासेस आमगांव में है। कहाँ है हमारी क्लासेस? आमगांव में है, और आमगांव से हमने इस क्लास को चालू किए, तो हमारा हेड ऑफिस कहाँ हुआ? आमगांव में हुआ। लेकिन हमारी यही क्लासेस कहाँ चलती है? गोंदिया में चलती है। गोंदिया में चलती है, तो गोंदिया में जो हमारी क्लासेस चलेंगी वो हमारी क्या हो गई? ब्रांच हो गई। तो बोलने का मतलब क्या, जो लीडर होता है ना, जो जहां से बिजनेस चालू होता है या जहां से बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है, जहां से कंट्रोल किया गया उसको क्या कहा गया? हेड ऑफिस कहा गया। और जिसे कंट्रोल किया गया उसे क्या कहा गया? ब्रांच कहा गया। मतलब जहां से बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है। क्या बोला मैंने? जहां से बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है। हेड ऑफिस क्या करता है? बिजनेस को कंट्रोल भी करता है और क्या करता है? मैनेज करता है। वो क्या हो गया? हमारा हेड ऑफिस हो गया। और जो हेड ऑफिस के लिए काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ब्रांच कहा जाता है। अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ब्रांच के जो है दो टाइप होते हैं। ब्रांच के क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया थोड़ी देर पहले? अभी मैंने आपको ब्रांच क्या होता है और ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस बताया। अभी हम बात करते हैं ब्रांच के टाइप की। मेनली अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव हम बात करेंगे तो हम ब्रांच को दो पार्ट्स में बांट लेंगे, ठीक है। एक बना देंगे डिपेंडेंट ब्रांच। क्या बनाएंगे? डिपेंडेंट ब्रांच। और एक बनाएंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। एक कौन सी बना दी हमने? डिपेंडेंट ब्रांच। और एक बना दी है हमने कौन सी? इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। और भी ब्रांच के टाइप होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव हम कितने ब्रांच मानेंगे? दो ब्रांच मानेंगे। एक कौन सी ब्रांच? डिपेंडेंट ब्रांच। और एक कौन सी ब्रांच? इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंट्रोल करता है उसको हेड ऑफिस बुलाते हैं। हेड ऑफिस को मैं शॉर्ट में क्या बुलाऊंगा? एचओ बुलाऊंगा। तो एक हेड ऑफिस होगा और एक होंगी क्या? ब्रांच। और एक क्या होंगी? ब्रांच होंगी। जब ब्रांच जो है वो फॉलो करते हैं किसके रूल को? फॉलो करते हैं किसके रूल्स को? एचओ के। किसके? एचओ के, मतलब किसके? हेड ऑफिस के। तब वो इसे ब्रांच को क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट ब्रांच कहा जाता है। मतलब ब्रांच का मैनेजमेंट और कंट्रोल किससे होता है? पूरा कंप्लीटली किससे होता है? आपके हेड ऑफिस से होता है। तो ऐसे ब्रांच को क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट ब्रांच। क्योंकि ये ब्रांच किसके ऊपर डिपेंड है? पूरा हेड ऑफिस के ऊपर। सामान भेजना हुआ तो कौन भेजेगा? हेड ऑफिस भेजेगा। कोई अगर परमिशन देनी हो तो कौन करेगा? हेड ऑफिस देगा। तो इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट ब्रांच कहा जाता है। अगर सिंपल बात बोलनी हुई तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी ब्रांच जो एचओ की सुनता है, हेड ऑफिस की सुनेगा, उसे क्या कहा जाएगा? डिपेंडेंट ब्रांच कहा जाएगा। ठीक, इसका उल्टा आप ऐसे समझ सकते हो, एक आपका हेड ऑफिस है और एक आपकी क्या है? ब्रांच है। आपकी एक क्या है? ब्रांच है। और ये ब्रांच जब एचओ की पूरी बातों को फॉलो नहीं करता, एचओ की पूरी बातों को फॉलो नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं होता। जैसे कि देखेंगे तो डिपेंडेंट ब्रांच में ना जो अकाउंटिंग करता है वो कौन करता है? डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस करता है अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग मेनली काम होता है
डिपेंडेंट ब्रांच में कौन करता है, आपका हेड ऑफिस करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच में जो अकाउंटिंग होती है वो दोनों के दोनों लोग करते हैं। अकाउंटिंग जो करते हो कौन करते हैं, ब्रांच भी अपने अकाउंट बनाती है और हेड ऑफिस भी अपने अकाउंट बनाती है। जो मेन फर्क देखा जाता है, देखिए ये बात, जो ब्रांच हेड ऑफिस पर डिपेंड है उसको क्या कह दो आप, डिपेंडेंट ब्रांच कह दो कॉमन वर्ड में। और ऐसी ब्रांच जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं है टोटली, ठीक है, उसे क्या कह दो आप, इंडिपेंडेंट ब्रांच। और अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अकाउंटिंग नहीं करती, ओनली जब हेड ऑफिस क्या करता है, खुद ही अकाउंट बनाता है, किसका, ब्रांच का। अकाउंटिंग कौन करता है, हेड ऑफिस करता है, उसे क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है, तो यहां पर सेपरेट अकाउंटिंग की जाती है। क्या की जाती है, सेपरेट अकाउंटिंग की जाती है। मतलब हेड ऑफिस भी अपने अकाउंट बनाता है और ब्रांच भी क्या बनाता है, अपने खुद के अकाउंट्स अपने बुक्स में बनाता है। मतलब दोनों की जो सेट ऑफ बुक्स होते हैं, हेड ऑफिस के और काय के, ब्रांच के, वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको एक ओवरव्यू दे दिया और बता दिया कि ब्रांच क्या है, हेड ऑफिस क्या है और ब्रांचों के टाइप्स क्या है। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे डिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग कैसे होती है। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, डिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग कैसे होती है। तो जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमारा डिपेंडेंट ब्रांच का एक क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आज मैं आपको बना के देने वाला हूं। जैसे मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और बाद में क्या करवाऊंगा, बोला था क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया हुआ आपको। अब टाइम आ जाता है हमारा किसका, कि इस क्वेश्चन को बनाने का। कभी भी क्वेश्चन को बनाना हुआ बेटा, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे तो क्वेश्चन से आपको अंडरस्टैंडिंग आएंगी और फिर बाकी काम आपके बड़े अच्छे लेवल पर हो जाएंगे। तो वही काम करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है कि मेसर्स P&A चंद्रपुर हैज ए ब्रांच एट वरोरा, कि चंद्रपुर में ऑफिस है, मतलब ये है आपका हेड ऑफिस है और उसकी एक ब्रांच है, कहां पर, वरोरा में है। क्या बोलता है, हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच। हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को गुड्स सेंड करता है एट कॉस्ट प्राइस। काय पर भेजता है सामान, कॉस्ट प्राइस पर। जितने का सामान है उतने पर ही भेजता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी चीज को बनने में जितना खर्च लगा उसको क्या माना जाता है, कॉस्ट प्राइस। जैसे ये मार्कर है, एक पेन है हमारे लिए, समझो ये डिजिटल पेन है इसको बनाने के लिए अगर 100 रुपए लगे हैं तो ये समझिए इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 100। और सामने वाले पर्सन को भी मैं कितने में भेजूंगा, 100 रुपए में भेजूंगा। तो वो बोला कि हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को सामान भेजता काय पर, हेड ऑफिस पर। कभी कभी प्रॉफिट मिला के भी भेजता है, वो केस हम बाद में करेंगे, ठीक है। सॉरी, द ब्रांच सेल द गुड्स, द ब्रांच सेल द गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। जो ब्रांच है वो सामान को कैश के साथ साथ काय में बेचता है, उधार में भी। मतलब ब्रांच क्या कर रहा है, जो भी सामान आएगा ब्रांच के बाद हेड ऑफिस के पास, मान कर लो चंद्रपुर में मेरा हेड ऑफिस है और मैं वरोरा में मेरी ब्रांच है, मतलब मैं ब्रांच हूँ। तो हेड ऑफिस से जो सामान मेरे पास आया उस सामान को क्या करूंगा, मैं बेचूंगा। कैसे बेच सकता हूँ मैं आपको उधार में भी बेच सकता हूँ और मैं काय में बेच सकता हूँ, कैश में भी बेच सकता हूँ। तो ये बात इसने यहाँ बोली है। आगे क्या बोलता है, ब्रांच रिमिट ऑल द कैश टू द हेड ऑफिस। ब्रांच क्या करता है, पूरा का पूरा जो भी कैश होगा वो वापस किसको करेगा, बोलता है हेड ऑफिस को करेगा। ऑल द एक्सपेंसेस द ब्रांच आर टू बी पेड बाय हेड ऑफिस। और ब्रांच की जितने भी खर्चे होंगे वो कौन पेड करेगा, आपका हेड ऑफिस पेड करेगा। ये क्लियर बात यहां पर क्या की गई है, लिखी गई है, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बताया। तो ये इंफॉर्मेशन पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे काम की होती है, जो हमारे क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल होती है। तो हमने पढ़ लिए। क्वेश्चन चाहता क्या है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर, बनाने को बोल रहा है। क्या बनाना है आपको, ब्रांच अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। मतलब बुक्स किसके बुक्स में बनाना है, हमें अकाउंटिंग किसके बुक्स में करना है, हेड ऑफिस की बुक में अकाउंटिंग करना है। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या दिया है, कुछ ओपनिंग बैलेंसेस है, ट्रेड स्टॉक है, डेटर्स है, पेटी कैश है, और उसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है, उसके बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है, कैश सेल दिया है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया है, ग्रॉस सेल दिया है, रिबेट ऑन डेटर दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया है, कुछ एक चेक सेंड बाय ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे की लिस्ट है, और फिर गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स है, बैड डेब्ट्स है और क्लोजिंग बैलेंसेस है। पूरे क्वेश्चन को मैंने एक बार देख लिया कि इसके अंदर क्या है। अब क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जैसे और किसकी बुक में बनाना है, हेड ऑफिस की बुक में बनाना है। तो चलिए बिगिन करते हैं इधर रियल अकाउंटिंग। क्या चालू करते हैं, रियल अकाउंट चालू करते हैं। कैसे तो आपको ऊपर में लिखना है इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस।
आप चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो। हेड ऑफिस का नाम क्या था? चंद्रपुर था, पी.एन. कंपनी। तो मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। किसके बुक में बना रहे हैं? हेड ऑफिस की बुक में बना रहे हैं। सबसे पहला काम हम जो बनाते हैं वो यहाँ पर बनाते हैं एक डेटर अकाउंट। क्या बनाएंगे हम यहाँ पर? एक डेटर अकाउंट। सर ये डेटर अकाउंट कहाँ से आ गया? तो बेटा कभी भी ब्रांच में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें एक चीज़ बना लेनी चाहिए। कौन सा? टोटल डेटर अकाउंट। क्या बनाना चाहिए? टोटल डेटर अकाउंट। तो सबसे पहला काम वही करते हैं हम, और क्या बनाते हैं? टोटल डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया पर्टिकुलर्स, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया रुपीस, और यहाँ कर दिया पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर भी कर दिया मैंने रुपीस। ठीक है, तो ये हमारा टोटल डेटर अकाउंट बनाएंगे। अब टोटल डेटर अकाउंट बनाते समय क्या बात याद रखेंगे? तो डेटर हमारी असेट्स है। डेटर क्या है? हमारी असेट्स है। तो असेट जब बढ़ती है तो उसको कहाँ लिखा जाता है? डेबिट साइड में। तो मतलब जब भी डेटर हमारे क्या होंगे? बढ़ेंगे, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। और जब भी डेटर हमारे क्या होते हैं? कम होते हैं, तो उसे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। मॉडल रूल मैंने सिखाया था बेटा आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में भी, कि अगर असेट्स बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं अपन? डेबिट में, और असेट घटते हैं तो कहाँ लिखते हैं अपन? क्रेडिट में। तो वही रूल हम यहाँ पर लगाएंगे, और सबसे पहले क्या बनाएंगे? डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। और जैसे ही डेटर्स अकाउंट बन जाता है उसके तुरंत बाद हम एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा ब्रांच अकाउंट। क्या बनाएंगे? एक और ब्रांच अकाउंट। तो मैं ब्रांच अकाउंट का भी फॉर्मेट यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर ब्रांच अकाउंट क्या कर लूँगा? आपके लिए बना के दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर कर देते हैं रुपीस। और ये हमारा क्या है? ब्रांच अकाउंट है। ये हमारा क्या है? ब्रांच अकाउंट है। इतना काम करेंगे। सबसे पहले किसको बनाते हैं? डेटर को। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं डेटर अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं बात किसकी करूँगा? डेटर की। तो उस क्वेश्चन में वो चीज़ें ढूंढेंगे जहाँ पर डेटर का रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक है तो मतलब का नहीं है, डेटर है, ओपनिंग बैलेंस है, तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्या है हमारा? ओपनिंग बैलेंस है। आप इसको किस नाम से लिख सकते हो? बीडी के नाम से लिख सकते हो, ब्रॉड डाउन के नाम से। कितना है डेटर्स आपका? 15,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया डेटर्स कितना? 15,000। फिर आगे देखिए गुड्स सेंट, तो डेटर का कोई लेना देना नहीं है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो डेटर्स नहीं है। कैश सेल से कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिट डिस्काउंट टू डेटर्स, तो जब मैं डेटर्स को डिस्काउंट दूंगा तो डेटर की प्राइस कम होंगी, इसलिए इसको कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट टू डेटर्स कितना है आपका? डिस्काउंट टू डेटर्स कितना है? 70 रुपये। तो यहाँ मैंने कितना लिख दिया? 70 रुपये लिख दिया। अब मेन यहाँ से आता है एक ये ग्रॉस सेल, कैश सेल और ग्रॉस सेल, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा अभी। एक देखो, टोटल से जो सेल होता है, टोटल सेल को क्या कहा जाता है? ग्रॉस सेल कहा जाता है। तो मैंने पूरा सामान कितने का बेचा? तो यहाँ बेचा है 89,200 का, ये ग्रॉस सेल है। जिसमें से कैश कितने का है मेरा? कैश सेल कितने का है मेरा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैश सेल जो है मेरा है 43,600 का है, 43,600 का है। तो जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग कितना बचा मेरा? तो जो मेरा ये रिमेनिंग बचा वो बचा 45,600 का। ये क्या हुआ? आपका क्रेडिट सेल हुआ। क्या हुआ? क्रेडिट सेल हुआ। क्वेश्चन आपको ये बात निकलवाता है हर बार, तो ये बात याद रखना, टोटल सेल में से या ग्रॉस सेल में से जब आप कैश सेल माइनस करते हो तो आपका क्या निकल के आता है? क्रेडिट सेल निकल के आता है। और इसी क्रेडिट सेल को डेटर अकाउंट के कहाँ लिखा जाता है? डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो आप यहाँ लिख दो टू क्रेडिट सेल। क्या कर देंगे? टू क्रेडिट सेल्स। कितना है आपका क्रेडिट सेल? 45,600 रुपये का आपका क्या आया है? क्रेडिट सेल आया है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। आगे बात करते हैं रिबेट टू डेटर्स। रिबेट टू डेटर्स का मतलब मैंने डेटर्स को क्या दिया हो? रिबेट, छूट दिया हो, तो इससे डेटर कम होते हैं हमारे, इसलिए इसको कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में। रिबेट टू डेटर्स कितना है आपका? तो इसकी अमाउंट जो आई है वो आई है 640। कितना आया है? 640। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश मिलेगा तो भी तो पैसा कम होगा ना, तो इसको भी कहाँ लिखना चाहिए आपको? क्रेडिट साइड में लिख देना चाहिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कितना पैसा मिला है आपको डेटर से? तो ये मिला है आपको 48,400। तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया? 48,400। ये खर्चे हैं तो इसका डेटर से कोई लेना देना नहीं। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, तो अगर डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किया है तो डेटर्स कम हो गए हमारे, तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, बाय डेटर्स। कितनी अमाउंट है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स की? तो ये है 1200। तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया? 1200 रुपये लिख दिया। बैड डेब्ट से भी डेटर हमारे क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, तो इसको भी मैं कहाँ लिखता हूँ? बैड डेब्ट्स को भी क्रेडिट में। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है?
तो ऐसा पैसा जो हमारा पैसा डूब गया तो उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। और बैड डेब्ट्स को मैं कितना है हमारा बैड डेब्ट्स 1200 का है। तो गुड्स रिटर्न टू डेटर्स कितना था 800 था, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। गुड्स रिटर्न टू डेटर्स कितना है हमारा ये गुड्स रिटर्न टू डेटर हमारा 800 है, तो मैं यहाँ 800 कर देता हूँ। और बैड डेब्ट्स कितना है 1200 है, तो मैं 1200 कर देता हूँ। और हमारे पास जो फाइनल क्लोजिंग डेटर आए हो कितना आया है 9490। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये हमारे क्लोजिंग डेटर्स है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बैलेंस CD। क्या लिख सकते हैं, बैलेंस CD। और इसको हम ऐसे रख देते हैं। तो बैलेंस कितना आया हमारा 9490 रुपये का क्या है बैलेंस है। देखा जाए तो ये हमारा डेटर अकाउंट बन गया। लेकिन देखिए अभी यहाँ पर ना बहुत सारा डाटा आ चुका है। यहाँ पर इसकी टोटल करेंगे तो दोनों में सेम आती है या नहीं देखना पड़ेगा। कभी कभी अगर यह बैलेंस आया तो जैसे कभी कभी क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस देंगे और आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन है इसलिए इसमें सभी डाटा दिया है। लेकिन कभी कभी आपको बैलेंसिंग फिगर क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ये बातें आप याद रखिएगा कि यहाँ पर कभी कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं देगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। जब आप इसकी टोटल लगाओगे, इसकी टोटल लगाते हैं हम, जैसे इसकी टोटल लगाते हैं अब यहाँ पर, तो ये हमारी कितनी आती है 60,600। तो अगर 60,600 इसकी टोटल आई और इसमें से कम करने के बाद कुछ बचेगा तो वही आपका क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने क्लोजिंग बैलेंस दिया है। हो सकता है कभी कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं देता तो आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालते आना चाहिए। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। टोटल इसकी भी 000 दिख ही रही है आपको। 7 और 4 11 हो गया, 11 और 9 20 हो गया, ठीक है। कैरी हो गया 2, 6 और 2 8 हो गया, 8 और 4 कितने हो गए आपके, जैसे 8 और 4 12 हो गए, 12 और 8 20 हो गया, 20 और ये अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं। इसमें कैरी कितना हो गया था हमारा 0 लिख दिए हमने। फिर 7 4 11, 11 और 9 20, कैरी हो गया कितना आपका 2 6 8 हो गए, 8 और ये 4 12 और ये 16, 16 के कितने हो गए, ये मतलब ये टोटल मिला 4 मिला दिया 16, कैरी हो गया 1, 8 और 1 9, 9 और ये वाले 2 मिला दो तो कितने होते हैं आपके 9 और 2 आपके हो जाएंगे 11, 11 और ये 9 मिला दो कितने हो गए 20, कैरी हो गया 2 मिला देता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 60, कितना आ जाएगा आपका 60,600। देखा जाए तो ये कितना निकल के आया आपका 60,600 निकल के आया। अब इसको थोड़ा सा आपको ये बात याद रखना है कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कैलकुलेशन पर्पस में आसानी हो जाती है कि कैलकुलेशन जल्दी होता है। जैसे मैंने मैन्युअली किया तो हो सकता है कि अमाउंट इधर उधर हो जाने से क्या हो जाता है, टोटल में मिसफिगर हो जाते हैं कभी कभी। इसलिए क्या करना, जो कैलकुलेटर अलाउ है उसकी का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आपके यहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है एग्जाम में तो कैलकुलेटर ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैन्युअली भी करते आता है, इसमें कोई बड़ी बात होती नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, डेटर्स अकाउंट बन गया, ठीक है। अगली बार जब हम बनाएंगे तो किसका यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो उस समय अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिए। अभी तो ये हो गया आपका डेटर्स अकाउंट। अभी हमें बनाना है ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच अकाउंट क्या है, एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। इसमें जितने भी खर्चे होते हैं उनको डेबिट में लिखा जाता है और जितनी भी आपकी इनकम होती है उनको कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। अब ऐसे समझिए, यहाँ पर 3 बातें मैं बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली टू पॉइंट, ये आप याद रखना। ओपनिंग स्टॉक ब्रांच के डेबिट में लिखेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के क्रेडिट में लिखेंगे। या क्या बोला मैंने, याद रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे, ब्रांच के डेबिट में लिखेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे, ब्रांच के क्रेडिट में लिखेंगे। सामान आया, गुड्स आए और एक्सपेंसेस हुए तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, ब्रांच के, ठीक है। और गुड्स गई तो कहाँ लिखेंगे, या इनकम हुई तो कहाँ लिखेंगे, ब्रांच के क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। बड़े से सिंपल से मैंने कुछ रूल बोला हो, इसको मैं एक बार आपको यहाँ पर बताता हूँ। अभी मैं ब्रांच अकाउंट बनाने वाला हूँ, तो ब्रांच अकाउंट को बनाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि ओपनिंग बैलेंस को कहाँ लिखोगे आप, डेबिट में। ओपनिंग बैलेंसेस को कहाँ लिखोगे आप, डेबिट साइड में, ठीक है। उसके साथ साथ अगर गुड्स आई है आपके पास तो उसको भी कहाँ लिखोगे आप, डेबिट में। और कोई खर्चा हुआ है तो उसको भी कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। ब्रांच अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आएगा, अगर किसी ने पूछा तो आप डेफिनेटली बोलो ओपनिंग बैलेंस, गुड्स सामान का आना और एक्सपेंसेस कहाँ लिखे जाएंगे, ब्रांच के डेबिट में। तो ठीक इसका अपोजिट, जैसे क्लोजिंग बैलेंस, गुड्स आपके पास से गई हो, या कोई इनकम आपकी हुई हो तो इनको कहाँ लिखा जाता है, आपका क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो अगर आपको याद रखना हो ब्रांच में क्या क्या आता है, तो ब्रांच के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस, गुड्स आई तो आएगा और खर्चे हुए तो डेबिट में आएगा। और क्रेडिट में क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, गुड्स का जाना और इनकम का होना कहाँ आएगा, आपके ब्रांच के क्रेडिट में। रूल बना लो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। सामान आया तो डेबिट, सामान गया तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस हुआ तो डेबिट, इनकम हुई तो क्रेडिट। इतनी ही बात है। अभी इसको मैं फॉलो ऑन करता हूँ और
इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करता हूँ। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा देते हैं, ये जो कैलकुलेशन था इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं कि जो क्या नंबर्स थे, ताकि आपको समझ में आए। अब ये बोला है इसने ओपनिंग बैलेंस बोला है ना, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखता हूँ बताओ, अगर आप मुझे अभी बताया था मैंने, तो आप बोलोगे कि सर ब्रांच अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, तो लिख दो बेटा ओपनिंग बैलेंसेस जितने भी है नाम लिख लो। क्या है वहाँ पर, ट्रेड स्टॉक, क्या है ट्रेड स्टॉक कितना है ट्रेड स्टॉक आपका 19,800 का है, तो मैंने 19,800 लिख दिया। डेटर्स कितने के आपके 15,000 के हैं, तो मैंने डेटर्स लिख दिया कितना 15,000 लिख दिया। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो क्या है पेटी कैश है, तो ये पेटी कैश भी मैंने लिख दिया। कितना है आपका पेटी कैश, तो ये 42 रुपीज़ का है, तो मैंने 42 रुपीज़ लिख दिया। और इन सब का टोटल मारते हैं हम, तो जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को क्या अलाउ होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। 19,800 प्लस 15,000 प्लस 42, टोटल मिला के कितना आएगा आपका, यह आएगा 34,842, 34,842 ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, इसको रख देता हूँ मैं क्या है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, मतलब ब्रांच अकाउंट बना रहा हो और एचओ से गुड्स मिला है, मतलब सामान मिला है, तो कहाँ लिखूंगा डेबिट साइड में। ठीक है, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या नाम से, गुड्स सेंड टू ब्रांच, सामान दिए है हमने। ठीक है, एक तरीके से देखो अभी यहाँ पर एक गुड्स सेंड टू ब्रांच है, मतलब मैं बुक किसकी बुक में बना रहा हूँ, एचओ की बुक में बना रहा हूँ, इसलिए मैंने ये खर्चे के तरीके से ट्रीट किया हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि कहा गया वो हमारा ये गुड्स आई, तो गुड्स किसके पास आई, ब्रांच के पास गई। हाँ, ये ब्रांच के प्रोस्पेक्टिव से बोला था हमने, ब्रांच के पास गुड्स आई है और मेरे पास से गई है, मतलब किसको मिला है सामान, ब्रांच को। इसलिए जब मैं सामान को भेजूंगा ना, सामान को मैंने भेजा ना, तो कहाँ लिखा डेबिट साइड में, गुड्स सेंड टू ब्रांच। एक्सपेंसेस कंसीडर होता है सामान को भेजना। ठीक है कितना रुपए आपका 70,000, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया 70,000। फिर क्या है हमारे पास, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। अब गुड्स क्या हुए, रिटर्न हुए, तो जब गुड्स सेंड किया था मैंने ब्रांच को, तो यहाँ लिखा मैंने। अब गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हमें किसके हिसाब से सोचना है, हेड ऑफिस के हिसाब से, क्योंकि हम कौन है यहाँ पर किसकी बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं, हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच ने मुझे सामान वापस भेजा है। तो जब ब्रांच ने मुझे सामान भेजा है तो मैं कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में, गुड्स रिटर्न, गुड्स क्या लिखेंगे, क्या लिखा था वहां पर, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, क्योंकि ब्रांच ने मुझे वापस किया है सामान। कितने का सामान वापस किया है, 2,000 का सामान मुझे वापस किया है। कैश सेल, तो ये दो वर्ड याद रखिएगा, कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये दो वर्ड याद रखिए हमेशा। यहां लिखेंगे आप पहले बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और यहां दो नाम लिखोगे, एक लिखोगे आप कैश सेल्स, क्या लिखोगे कैश सेल्स, और एक लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, क्या लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो कैश सेल कितना है यहाँ पर देखो तो आप 43,600 का है, कितने का है 43,600 का, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना है आपका 48,600 का। अगर मैं इन दोनों का प्लस करता हूँ तो ये निकल के आता है मेरा कितना 0 8 12 2 92,000, कितना निकल के आ गया 92,000। तो ये हो गया आपका बैंक अकाउंट के नाम से, हमेशा लिखेंगे। डिस्काउंट टू डेटर्स हो चुका है हमारा, ग्रॉस सेल से कोई लेना देना नहीं है, रिबेट ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। सेंड चेक सेंड टू द ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, मतलब चेक सेंड किया मैंने किया, क्योंकि मैं हेड ऑफिस हूं, मतलब मैंने ब्रांच को सेंड किया तो मेरे लिए खर्चा है, तो खर्चे को कहाँ लिखता हूं मैं डेबिट साइड में, खर्चे को कहाँ लिखता हूं मैं डेबिट साइड में। क्या नाम से लिखूंगा, बैंक अकाउंट के नाम से, क्योंकि मैंने इनको चेक दिया। क्या क्या खर्चे हुए तो देख लेते हैं लिस्ट में। एक है आपका सैलरीज, क्या है आपका सैलरीज, लिख दो आप सैलरीज, बाद में अमाउंट डाल देते। सैलरी एंड वेजेस है, सैलरी एंड वेजेस ये लिख दिया मैंने। कितना है इसकी अमाउंट, वैसे 3,320। उसके बाद क्या है हमारा रेंट एंड टैक्सेस, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ रेंट लिख दिया डायरेक्टली 940। आप पूरा पूरा लिख सकते हो, ठीक है, पेपर में पूरा लिखेंगे। पेटी कैश कितना है आपका वो भी लिखो यहाँ पर, पेटी कैश कितना है, पेटी कैश आपका ये हो गया आपका 480 का, कितना हो गया 480 का। और ये आपका क्या है इंश्योरेंस, तो आप इंश्योरेंस भी लिख दो, आपका कितना है इंश्योरेंस, तो आपका इंश्योरेंस है कितने का, यहाँ पर लिखा है 1,640 का। और सबका टोटल ऑलरेडी क्वेश्चन ने निकाल के दिया है, तो आप इसी का यूज करो 6,280। तो यहाँ पर आप लिख दो कितना 6,280, 6,280। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप बना सकते हो। तो जैसे कि नेक्स्ट जो नाम है वो हमारा है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, तो ये भी किसी काम का नहीं है।
तो ये जो गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स है ये भी हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि इसका रिलेशन डेटर से था, तो ये ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। बैड डेब्ट ऑलरेडी डेटर अकाउंट में आ चुका है, तो इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ों को करना नहीं है। और ये आपके क्लोजिंग बैलेंसेस है, तो मैंने बोला था क्लोजिंग बैलेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे, अपने ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। क्या नाम है हमारी, क्लोजिंग बैलेंसेस है। क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस। तो आप यहाँ लिख दो क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। कितना है क्लोजिंग बैलेंसेस, तो ये नाम लिख दो पूरा के पूरे, जैसे कि वैसे ट्रेड स्टॉक एक है, और उसके बाद क्या है आपके डेटर्स है, तो ये आपके डेटर्स भी लिख दो, और क्या है आपका पेटी कैश है, तो आप पेटी कैश भी लिख दो। जितने भी ये नाम है उतने लिख दो, और अमाउंट भी लिख दो इनकी। पहले वाली की अमाउंट थी 15,800, दूसरे वाली की अमाउंट कितना है 9,490, और लास्ट वाली की अमाउंट क्या है 64। तो ये हो गया, और इनकी टोटल भी यहाँ पर दी नहीं है, तो मुझे टोटल करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसका क्या कर लेता हूँ, टोटल कर लेता हूँ। 15,800 प्लस 9,490 प्लस 64, अगर मैं प्लस करता हूँ टोटल मिला के, तो ये आता है 25,354। क्या आ गया, 25,354। अब ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब ये ब्रांच अकाउंट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इसकी टोटल लगाएंगे, देखेंगे किस सेट की टोटल क्या आती है, ज़्यादा आती है, और इसको हम बैलेंसिंग करेंगे। तो जैसे कि टोटल लगा के देखते हैं, नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है, तो मैं चालू ही किससे करता हूँ, क्रेडिट साइड से। या पहले देख लो कितना आता है, तो ये 90 और ये 30, 1 लाख होगा, और करीबन 92 और 25, ये 1,20,000 होगा। तो एस्टिमेटेड अगर देखा जाए तो किधर की टोटल ज़्यादा दिख रही है आपको, क्रेडिट की। कभी भी एस्टिमेटेड फिगर देख लेना कि इधर ज़्यादा है, फिर उधर से ही आप क्या करना, चालू करना। तो इधर से ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं इसकी टोटल पहले करता हूँ। 2,000, 92,000 और 25,354 टोटल मिला दिया मैंने, तो ये आया 1,19,354। 1,19,354 क्या आया, 1,19,354 ये आ गया आपका। अब इसको क्या करना है आपको, ये बन गया आपका। इसमें आपको एक छोटी सी बात को कंसिडर करना है, फिर आपको क्या कंसिडर करना है, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ सकता है। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट भी आ सकता है या लॉस आ सकता है। तो प्रॉफिट आया तो डेबिट में लिखते हैं, और लॉस आया तो क्रेडिट में लिखते हैं। 1,19,354 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। 34,842 क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर क्या कर दो, 70,000 को भी क्या कर दो आप, माइनस कर दो, और फिर माइनस कर दो 6,280 को। कितना बचा आपके पास, 8,232। तो ये आपका क्या हो गया, ब्रांच अकाउंट पर प्रॉफिट। तो इस तरीके से क्या बनाया जाता है, आपका ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है। ये ब्रांच अकाउंट, और ये क्या बनता है हमारा टोटल डेटर्स अकाउंट। इस तरीके से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बनाई जाती है, जो क्वेश्चन ने हमसे बोला था। अगर 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो नॉर्मली ये पूछेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन 16 मार्क के लिए आया, कितने मार्क्स के लिए आया, 16 मार्क के लिए आया, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करेगा। और क्वेश्चन में जैसे इसने 16 मार्क का क्वेश्चन है कंप्लीट, हाँ, तो इसने ब्रांच अकाउंट के साथ आपको ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट और क्या पूछा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें बनानी है। क्या बनाना है, ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, और क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो इसी को बेस बनाकर वो बनता है। इसमें ये जैसे हुआ, अब इसी का यूज़ करके हमें वो बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट और क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे कि ये हमारा जो प्रॉफिट आया है 8,232 का है। ये प्रॉफिट दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको ये मैंने ऐसे बनाया हूँ, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए यहाँ रखा हूँ ताकि आप इसको समझ पाओ। तो ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और फिर हम बात करेंगे इसके ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में थोड़ी देर बाद में, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, और आपको इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ये साइड में हो गया, और यहाँ इसको ला लेते हैं। तो जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बना के दिखाया, तो मैंने आपको क्या बना के दिखाया, यही बना के दिखाया टोटल रिटर्न्स अकाउंट, जहाँ पर हमने ये सब चीज़ें लिखी है, और हमारा यहाँ पर ये बैलेंस भी मैच हुआ था 60,600 के साथ। और हमने ब्रांच अकाउंट में देखो ये ओपनिंग बैलेंसेस लिखे पूरे, ये गुड्स इनटू ब्रांच लिखे 70,000 का, खर्चे लिख दिए हमने ये पूरे, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आया था कितने का, 8,232 का। फिर हमने यहाँ बैंक के नाम से जो पैसा हमें मिला था वो लिखे थे, जो गुड्स रिटर्न किए थे 2,000 वो लिख दिए, और क्लोजिंग बैलेंस को भी हमने यहाँ पर लिख दिए। इस तरीके से काम हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे यही नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे और भी बातें पूछा था। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, तो क्वेश्चन ने हमें ये तो बनाने को बोला ही था, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन ने एक और बात बनाने को बोला है। क्या बनाने को बोला है, तो आपको बनाने को बोला है क्वेश्चन ने ये और चीज़, क्या बनाना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। तो ये मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल दिया और इसको हम समझते हैं। जो आपने आंसर बनाए हो, ये आंसर बनाए हो, ये जो आंसर बनाए हैं आपने, ये बनाए हैं ना, हमने मिलकर ये बनाए हैं। अब इसको देखकर ये बनाया जाता है, इसको देखकर क्या बनाया जाता है, ये बनाया जाता है। अब इसको मैं आपको पहले आज के डेट में मतलब इस वीडियो में बस ऐसे ही समझा के दे रहा हूँ कि कहाँ से आया है। अगले वीडियो में मैं इसका डिटेल कॉन्सेप्ट कवर करूंगा और इसको मैं बना के दूंगा प्रैक्टिकली कि कैसे बनाया जाता है। अभी मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि इसको बनाया कैसे गया है। तो जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना है, क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो या तो फिर मैं एक काम ही कर लेता, इसको हम हटा देते हैं और आपको हम बना के दे ही देते हैं कि कैसे आपको बनाना है। तो इसको मैं यहाँ से एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं स्पेस को, इसको हम हटा देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, बाद में आपको दिखाने के लिए चाहिए होगा और तो हम ला लेंगे। इसको ऐसे रख देते हैं यहाँ पर, अगर हमें ज़रूरत पड़ी इसकी रेफरेंस के लिए तो हम इसका क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो ये हमने आधा आंसर बना के रखे है। कौन सा आधा आंसर बना के रखे है, ये वाला आंसर हमने बना के रखे है। यहाँ से इसको देखकर हमें दो चीज़ें बनानी है। क्या बनानी है, दो चीज़ें बनानी है। एक हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है, एक हमें ट्रेडिंग अकाउंट और एक हमें क्या बनाना है, एक हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, सोच रहा था किसी नए वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इसी वीडियो में कवर करवा देता हूं ताकि आपके कोई डाउट रहे ना, इस वीडियो से ही पूरे खत्म हो जाए। तो जैसे कि आप इसको जानते हो, इसको मैं थोड़ा सा लाइन के ऊपर मत जाइए, कैसे है बस आप कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीस यही फॉर्मेट रहेगा, इसमें भी कोई चेंज आएगा नहीं। रुपीस, ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीस। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आपको पता है कि ऐसी चीजों को लिखा जाता है जहां पर सामान का लेना देना होता है, गुड्स का लेना देना होता है। ट्रेडिंग मतलब गुड्स का बाय एंड सेल करना। तो गुड्स से रिलेटेड चीजों को कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है उनको कहाँ लिखेंगे, नुकसान है। जो हमारे एक्सपेंसेस है उनको कहाँ लिखेंगे हम, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और जितनी भी हमारी इनकम है उसको कहाँ लिखेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो इसका यूज करके देखते हैं। अब आंसर से इसको बना के आना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अब आपको क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं, ये जो अपने आंसर बनाए हो इसका यूज करके यहाँ लिखूंगे आप। ठीक है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है आपका। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ लिख दो ओपनिंग स्टॉक। कितना है आपका ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना है, 19,800 का। यहाँ से चालू करो और आगे बढ़ो। डेटर्स असेट्स होती है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। पेटी कैश का कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, याद रखना पेटी कैश को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में, पीएनएल के डेबिट में। इसका कैलकुलेशन समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेटी कैश। सबसे पहले आप लिखो इसका ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखो आप, इसका ओपनिंग बैलेंस। तो पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 42 रुपीज़। तो मैंने लिखा 42 रुपीज़। इसमें प्लस करते हैं ड्यूरिंग द ईयर पेटी कैश का खर्चा। ये जो होता है हमारे खर्चे थे, इसमें ये जो पेटी कैश आया उसको क्या करते हैं अपन, प्लस। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस के नाम से इनको क्या कर देते हैं अपन, प्लस। पेटी कैश के एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं, प्लस। कितना है ये यहाँ पर अमाउंट, 480। अब ये कितना हो गया आपका, 522। कितना आ गया, 522। और इसी में से एक और चीज़ आपको माइनस करनी पड़ेगी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश। तो पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस किधर मिलेगा, क्रेडिट में। तो ये है पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस, कितना, 64। इसमें से 64 को क्या करवा दो आप, माइनस। तो यहाँ 12 में से 8 गए, 4 ऐसे कर लेते हैं, 5 और यहाँ पर बना देते हैं 4। तो ये मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो पेटी कैश में क्या लिखा मैंने, ओपनिंग बैलेंस, एक्सपेंसेस को प्लस किया और क्लोजिंग बैलेंस क्या किया, माइनस किया। ये बात याद रखना, पेटी कैश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब सामान ब्रांच के पास आया है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इसको डेबिट में। इसको एज अ परचेस कंसिडर किया जाता है। इसको आप क्या बोल सकते हो, परचेस भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो आप, परचेस। एक तरीके से सामान खरीदा गया ऐसा कंसिडर होता है, इसलिए गुड सेंड टू ब्रांच भी लिख सकते हो या तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, परचेस। चॉइस आपकी होती है, इसको परचेस भी लिखा जा सकता है या तो सेम टू सेम नाम लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, या तो जैसे कि वैसे नाम लिख दो, 70,000 ये लिख दिया। और जो जैसे अगर ये परचेस है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अगर परचेस है तो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस क्या है हमारे लिए, परचेस रिटर्न है। तो ये 2000 जो है हमारा क्या बन जाएगा, परचेस रिटर्न बन जाएगा। तो इसमें से परचेस रिटर्न को क्या करवा दो आप, माइनस करा दो, 2000 को माइनस करा दो। कितना बचा आपका, 68,000, 68,000 आपका बच गया। फिर ये खर्चे हैं, तो खर्चे में देख लो क्या है, सैलरी है, वेजेस है, रेंट है और इंश्योरेंस है। ये जो खर्चे हैं पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस वाले खर्चे,
अगर कोई वेजेस रहता, नॉर्मल वेजेस रहता तो ये आता, कैरियज होता तो ट्रेडिंग के डेबिट में, पर ये सब खर्चे ऑफिस वाले खर्चे हैं, इसलिए इनको कहाँ लिखा जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्या है, सैलरीज है, और क्या है आपका रेंट है, इनिशियल नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, और क्या है आपका इंश्योरेंस है। अभी किसी बच्चे के मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा, सर यहाँ सैलरी एंड वेजेस है, तो वेजेस तो आया, इसको ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो। तो बेटा मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पहले कौन आया है, सैलरी आया है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, सैलरी है। अगर ये सैलरी एंड वेजेस है, इसलिए इसको कहा लिखा मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लेकिन अगर ये वेजेस एंड सैलरी होता, मतलब पहले कौन आता आपका, वेजेस आता, तो कहा लिखता, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखता। तो फिलहाल इसको ही हम ऐसे कंसिडर करते हैं। और कहा है हमारा ये वैल्यूज, तो ये हमारा कितना, 3220, दूसरी वैल्यू है हमारी 940 रेंट की, और इंश्योरेंस कितने का है हमारा, 1640 का। देखो ये आंसर को आपको लेना है। ये आंसर क्या है हमारा, जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ बनाए थे, क्या बनाए थे हमने, ये बनाए थे नए ब्रांच अकाउंट, इसका यूज और इस डेटर अकाउंट का क्या करते हैं, यूज करके हम ये चीजें बनाते हैं। मेन ओरिजिनल क्वेश्चन को नहीं देखना है, ठीक है, इसी से आप बनाओगे तो इसे बनाना थोड़ा सा आसान होता है। तो ये हो गया, इसकी पूरी डेबिट साइड हमने कर ली है। अब बात किसकी करते हैं, क्रेडिट साइड की, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में हमें सेल दिया था, एक्चुअली ग्रॉस सेल दिया था क्वेश्चन में। वैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये कैश सेल है, तो ये कैश सेल है, और ये अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, सॉरी। तो ये आपको कंसिडर नहीं करने का, आपको बस क्या चाहिए, टोटल सेल चाहिए। टोटल सेल हमारे क्वेश्चन में देके रखा था, ठीक है, ग्रॉस सेल लेके रखा था, ये देख लो आप, क्या है आपका ग्रॉस सेल है ना, ये यही तो हमें अब चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस सेल, यानी सेल कितना है हमारा, 89,200, कितना है 89,200। और इसमें से जो भी रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न, मतलब डेटर ने जो हमें वापस किया, डेटर जो हमारा पैसा वापस करता है, तो डेटर ने जो हमें वापस किया, मतलब मैंने इसको बेचा था, इसने मुझे वापस किया, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो ये कितना बचेगा मेरा, 88,400। देखिए याद रखिएगा कि ये जो सेल होता है, ये मैंने सेल यहाँ लिखा, और जो डेटर ने मुझे सामान क्या किया था, वापस किया था, गुड्स वापस किया था, तो वो सेल्स रिटर्न हुआ, क्योंकि मैंने उसको बेचा था, उसने मुझे वापस किया, इसलिए इसको क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर माइनस कर दिया। फिर आगे की बात करते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस को कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, स्टॉक को लिखते हैं बस, 15,800 का स्टॉक है, बाकी डेटर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेटी कैश ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बन गया। अब ये इस बात की गलती मत करना कि इसको कंसिडर मत करना, इसको करना है, इसके कुछ खर्चों को लेना पड़ता है, बाकी इसमें लेना है। ओपनिंग स्टॉक नहीं लेना, कैश सेल, अगर क्रेडिट सेल आ चुका है तो कैश सेल की जरूरत नहीं है, ये दोनों हो गया, मेंटेनेंस हो गया ग्रॉस सेल के साथ, इसको कुछ नहीं करना। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट खर्चा है, रिबेट खर्चा है, ये दोनों क्या है हमारे खर्चे हैं, तो खर्चे को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखो आप डिस्काउंट, क्या लिख दो आप, डिस्काउंट, कितना है आपका डिस्काउंट, देख लो वहाँ से, तो ये है आपका 70 रुपये का, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, तो आपके पास है वहाँ पर रिबेट, तो क्या लिख दो यहाँ पर, रिबेट लिख दो, कितना है रिबेट आपका, ये है 640 का, तो मैंने यहाँ पर 640 कर दिया, ये खर्चे हैं मेरे। डेटर्स, गुड्स रिटर्न टू डेटर्स हमारा सेल्स रिटर्न होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको माइनस कर चुका हूँ मैं। बैड डेब्ट्स हमारे लिए खर्चा है, इसलिए इसको भी हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कितना है बैड डेब्ट्स आपका, तो यहाँ लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स, कितना है आपका 1,200 का, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 1,200 लिख दिया। तो ये मैंने अपने पूरे खर्चे को क्या कर लिया, बना लिया। अब इसको क्लोज करता हूँ मैं, और इसको क्लोज करते समय देखते हैं हमें यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आता है, वो हमें देखना है। तो ये हो गया पूरा, वापस से मैंने कैलकुलेटर उठा लिया। वैसे चाहे तो हम इसका आंसर का रेफरेंस ले सकते हैं, 88,400 प्लस 15,800, टोटल मिला के कितना आ गया, 1,04,200, 1,04,200, 1,04,200, ये आ गया। इसे 1,04,200 में से पूरे माइनस कर दो, 19,800 माइनस करो, और फिर 68,000 को भी क्या कर दो आप, माइनस कर दो। तो कितना आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है 16,400 का। कितने का निकल के आया है, 16,400 का। और इसी को कहा लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से 16,400, ये लिख दिया मैंने। अब आप इसको भी क्या कर दो, क्लोज कर दो, और यहाँ देखो आपको नेट प्रॉफिट कितना निकल के आता है। तो यहाँ पर मैं इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ और देख लेते हैं कितना आता है। इधर 16,000 दिख रहा है, बाकी 16,000 से कम है, इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 16,400 ही बड़ी टोटल है, इसलिए 16,400 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 16,400 में से ये सब माइनस करता हूँ, तो 458 माइनस किया मैंने पहले, फिर 3,220 माइनस किया,
940 माइनस कर दिया, 1640 भी माइनस कर दिया, 70 भी माइनस किया, 640 भी माइनस किया और 1200 भी मैंने क्या कर दिया माइनस। तो कितना आया? 8232 रुपये आ गया। इसको क्या कहेंगे अपन? नेट प्रॉफिट कहेंगे। क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट कहेंगे। एक बार थोड़ा सा देखो बेटा, क्या ये नंबर जाना पहचाना लग रहा है आपका? 8232 कहीं आया था क्या? तो आप बोलोगे सर ये जो हमने बनाए थे, क्या बनाए थे? ब्रांच अकाउंट, वहां पर भी तो हमारा बैलेंस कितना आता? 8232 आया था। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि हमारा बनाया गया क्वेश्चन सही है, बिल्कुल हमें 16 में से 16 नंबर मिलेंगे। तो ये इस तरीके से इसको बनाया जाता है। अब मैं इसके आंसर को ला देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको कंपैरेटिव ढंग से पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये देख लो, इसको हटा देते हैं, इसको बोलते हैं भैया साइड में हो जाओ और तुम आ जाओ। तो ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट देखो 16,400 है, 16,400 है। नेट प्रॉफिट देखो कितना है? 8,232 है। तो यहाँ पे 8,232 है। लिखने के लिए अगर यहाँ से कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कोई इशू नहीं, आपके पास ये भी स्क्रीनशॉट देता हूँ मैं, ताकि आप बना सको। तो जैसे मैंने आपसे बोला था, इस सिंगल वीडियो में मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका हो जाए, पूरा का पूरा डिपेंडेंट ब्रांच हो जाए। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में मैं आपको ब्रांच का और इंडिपेंडेंट ब्रांच के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो नया है कॉमर्स में, क्योंकि फर्स्ट सेम वालों को नॉर्मली रहता है, तो उन बच्चों को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो उन बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार ना सही 2 बार देखिए। इस बात का अश्योरेंस हमारा 100% रहता है कि अगर आप वीडियो देख लेते हो तो ये आपको अंडरस्टैंड करवा देंगे कि कॉन्सेप्ट कैसे चलते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक आ जाएंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, जहाँ पर इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में बताऊँगा। तो अगर आपको इसका जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।